वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री समकालीन विश्व भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, बच्चों इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लेसन है ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी द स्लाइड and how we will discuss about the lesson. First of all, बच्चों ये सारे कंटेंट्स हैं आपको जो जिसमें सारी आइडियोलॉजी है, जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, रूढ़िवाद, परिवर्तनवाद, उदारवाद और यूरोप में समाजवाद कैसे फैला। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं ये कंटेंट फिर इंग्लिश में एक बार डिक्टेट कराऊंगा। समाजवाद मतलब सोशलिज्म, पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, रूढ़िवादी का मतलब होता है कंजर्वेटिव और परिवर्तनवाद का मतलब होता है रेडिकल एंड उदारवाद लिबरलिज्म। ये सारी आइडियोलॉजी है बच्चों जो विश्व इतिहास के लिए या वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बुक है 9th क्लास की समकालीन विश्व, इसलिए आपको ये सारी आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समाजवाद के बारे में डिस्कस करेंगे कि समाजवाद क्या है या व्हाट इज़ सोशलिज्म। तो बच्चों समाजवाद का हम जो अर्थ समझते हैं, अगर मैं आपको साधारण अर्थ में समझाऊं तो समाजवाद उस व्यवस्था को कहते हैं जहां कोई सरकार समाज के प्रतिनिधि के तौर पर, याद रखना बच्चों, सरकार समाज का प्रतिनिधि, सरकार समाज के प्रतिनिधि के तौर पर सार्वजनिक उपभोग, सार्वजनिक का मतलब होता है बच्चों पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जितने भी संसाधन हैं को सार्वजनिक क्षेत्र में रखती है, यानी समाज के लिए रखती है और उन पर किसी पूंजीपति यानी निजी व्यक्ति या कोई कंपनी का मालिकाना हक नहीं होने देती। इसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत और सुविधाओं को सरकार के हाथ में रखती है और जो भी सोसाइटी है या जो भी देशवासी है उनके हित में काम करती है सरकार समाज का प्रतिनिधि बनकर। और इसकी कुछ और विशेषताएं पढ़ते हैं हम। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए, आर्थिक और सामाजिक यानी इकोनॉमिकली एंड सोशल पर विचार करते हुए धन संपत्ति का मतलब बच्चों सारे संसाधन भी आ गए, सारा वेल्थ आ गया, वो सारी चीज़ें आ गई जो आर्थिक क्रियाओं में इन्वॉल्व हैं, उनके वितरण को समझाती है, बिना स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों को रोकता है, यानी कोई भी व्यक्ति समाज की जो संपत्ति है वो अपने हाथ में, एक व्यक्ति अपने हाथ में नहीं रख सकता। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। यानी उत्पादन का मतलब है कि पूरे देश के अंदर कौन सी चीज़ों का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है और उनको कहाँ कहाँ कैसे बंटवारा करना है, ये सारी चीज़ें समाज के हित में या फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ये राज्य सरकार या समाज डिसाइड करेगा। समाजवाद में राज्य और नागरिक के कर्तव्य अधिकार के वितरण पर भी विचार किया गया है कि सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, ये भी समाजवाद में विचार करता है। या फिर यूं कह लो कि समाजवाद पूरी तरह से पूंजीवाद के उलट है, खिलाफ है। ये बच्चों समाजवाद का एक विशेषताएं हैं या समाजवाद का एक साधारण अर्थ है, जिससे आपको सोशलिज्म के मतलब समझ में आ गया कि समाजवाद एक्चुअली में है क्या। भारत में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप देखते हो कि भारत में हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्थ फैसिलिटी, हमारी ट्रेन, रोड, सड़क, जितनी भी हमारी बुनियादी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें वो सरकार हमारे लिए इस्तेमाल करती है, ना कि एक व्यक्ति के हाथों में है कि वो ही अपने वेलफेयर के लिए या अपने महत्व के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में समाजवाद है। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम अगली विचारधारा, अगली आइडियोलॉजी को देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने कुछ लिखा है। सोशलिस्ट की कुछ वो विशेषताएं हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, यानी कोई एक निजी व्यक्ति के हाथों में सारी चीज़ें नहीं हो सकती।
दे बिलीव दैट द प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी रेदर देन द सिंगल इंडिविजुअल। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं, वो सोसाइटी यानी समाज के हाथ में या सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल या किसी एक व्यक्ति के हाथ में। वही बात हो गई सोशलिस्ट या सोशलिज्म, जो हमने समाजवाद की हिंदी विशेषताएं पढ़ी, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आई थिंक आपको समाजवाद का एग्जैक्टली अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम अगली विचारधारा पे चलते हैं, पूंजीवाद। बच्चों सबसे पहले पूंजीवाद के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, ये एकदम समाजवाद के अपोजिट है। यानी जो भी विशेषताएं अपने समाजवाद की पढ़ी है, ये सारा उसके एकदम अपोजिट पढ़ोगे आप, बिल्कुल अलग पढ़ोगे। निजी संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा देती है, जबकि समाजवाद कहता है कि निजी संपत्ति का हथियाना गलत है, या निजी संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथों में गलत है, समाज के हाथों में होना चाहिए, जबकि ये इसको बढ़ावा देती है। उत्पत्ति के सभी साधन निजी व्यक्तियों के हाथों में बात करती है कि भाई एक व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, और बल्कि समाजवाद क्या कहता है कि नहीं, ये तो सरकार या समाज के हाथों में होना चाहिए। निजी हित यानी किसी एक व्यक्ति के प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है, जबकि समाजवाद में समाज के या सार्वजनिक हित के टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की अवहेलना करती है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होना चाहिए, सरकार सोसाइटी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जबकि समाजवाद कहता है कि निजी जो क्षेत्र है वो गलत है। या कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सामाजिक महत्व के विषय पूंजीपतियों के हाथों में होते हैं। पूंजीपति मतलब जो पैसे वाले जो लोग हैं, उन्हीं के हाथों में सारे उत्पत्ति के साधन रहेंगे, वो ही चाहेंगे क्या आना चाहिए देश में, कैसे बंटवारा होगा, ये एक व्यक्ति डिसाइड करे, या कुछ मोनोपोली जिनके हाथ में वो डिसाइड करे। ये कैपिटलिज्म है, यानी यूँ कह लो कि पूरा ही समाजवाद के अगेंस्ट है। नेक्स्ट हम विचारधारा पे रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। बच्चों रूढ़िवादी ये विचारधारा भी इसमें पुराने शासन तंत्र और सामंतवाद राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे। ये चाह रहे थे कि जो जैसे राजतंत्र चलता आ रहा है, राजा जमींदारों को बंटवारा कर रहा है, जमींदार फिर किसानों को बांट रहे, वो ठीक है सिस्टम। जो अब ये लोकतंत्र आ रहा है या फिर सभी लोगों में बराबर बंट रहा है, ये गलत है। ये अतीत का सम्मान चाहते थे। ये चाहते थे कि जो हमारा पास्ट सिस्टम है ना, जो हम पहले से चलते आ रहे हैं, वो ज़्यादा सही है। अब जो नयापन आ रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। बदलाव तो चाहते थे लेकिन स्लो, के एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे चेंज होने दो, है ना। ये सारी विशेषताएं रूढ़िवादी के। एक बार हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हु वर कंजर्वेटिव? Conservatives are those who felt that changes should be brought forth slowly, but at the same time the past should also be respected. यानी चेंज जो है, परिवर्तन जो है, वो स्लो हो। परिवर्तन को चाहते थे, परिवर्तन को मनाही नहीं थी, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ में पास्ट भी हमारा यानी पुरातन व्यवस्था भी हमारी चलनी चाहिए। ये कंजर्वेटिव्स या रूढ़िवादियों के विचार थे। बच्चों नेक्स्ट है लिबरल्स। लिबरल्स यानी उदारवादी। ये विचारधारा बच्चों, इसकी सारी विशेषताएं आपको ध्यान से पढ़नी है, इससे आपको भारत के बारे में समझ में आएगा। यह एक ऐसा देश चाहते थे जो सभी धर्मों को सहन करता है, यानी जहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ये वंशवाद शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध करते थे, यानी राजतंत्र के खिलाफ थे। ये किसके? मोनार्की के खिलाफ थे। ये व्यक्ति के अधिकारों के पक्षधर थे, यानी फंडामेंटल राइट चाहते थे। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार होने चाहिए। ये प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, यानी ये लोकतांत्रिक सरकार जो चुनते हैं जिसको हम, उनके पक्षधर थे। लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी ये वोट देने का अधिकार इतने ज़्यादा ये परिपक्व नहीं है जैसा भारत में हमने वोट देने का अधिकार माना है। ये संपत्ति के आधार पर जो वोट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आपको देखने को मिला था, उसी का समर्थन करते हैं। यानी कुछ विचार उदारवाद के बहुत अच्छे हैं जो हमने अपनी व्यवस्था में अपनाए हैं। इसको बच्चों हम थोड़ा एक बार इंग्लिश में देखते हैं। Liberals, one of the group which looked to change society. Liberals wanted a nation which tolerated all religion. Liberals oppose uncontrolled power of dynastic rulers. Liberals बच्चों वही होते हैं जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं और जो चाहते हैं कि एक ऐसा देश हो, ऐसा राष्ट्र हो जहाँ सभी धर्म बराबर हो। ये एक ऐसा कंट्रोल चाहते हैं जो किसी राजतंत्र मोनार्की का ना हो, यानी सभी लोगों द्वारा के सहमति से बनी हुई सरकार पर हो।
नेक्स्ट बच्चों रेडिकल्स यानी परिवर्तनवादी। बच्चों ये जो विचारधारा है ये कुछ हद तक लिबरल से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ये बहुमत आधारित सरकार के पक्ष रहते यानी जो मेजोरिटी में हो उनकी सरकार बने। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों का विरोध करते थे, यानी कि जमींदारों को या बड़े बड़े जो लोग हैं नोबल्स हैं उनको जो स्पेशल राइट्स दे रखे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति ये चाहते थे कि सभी लोग सारी संपत्ति इकट्ठा ना कर ले, समाज को भी दे बाकी लोगों को, लेकिन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति वो अपने पास रख रहा है तो ये उसका विरोध नहीं करते थे। और बच्चों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता महिला मताधिकार यानी वुमेन राइट्स, वुमेन्स वोटिंग राइट्स जिसको सफ्रेज कहते हैं, उनका इन्होंने समर्थन किया। तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। थोड़ा सा हम इसको एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको समझ पाए। वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। बच्चों वही बात हो गई, ये ऐसी नेशन या ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां पर मेजोरिटी से सरकार चुनी जाए। दूसरी बात सफ्रेज यानी महिला मताधिकार की वकालत करते थे। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जमींदारों को और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों थे उनका विरोध चाहते थे। तो ये बच्चों रेडिकल्स है, रेडिकल्स, लिबरल्स, सोशलिज्म और आपका कंजर्वेटिव, हमने सभी के बारे में जान लिया है कि ये सारी विचारधारा आप समझ सकते हो अच्छे से और इनमें डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। बच्चों अब आपका जो टॉपिक है सोशलिज्म, सोशलिज्म इन यूरोप एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता, सोशलिज्म के बारे में आप जान गए हो कि सोशलिज्म क्या होता है। अब आपको ये जानना है कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, समाजवाद की बैकग्राउंड क्या रहा। तो आपको पता होगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इस नारे ने बच्चों पूरे विश्व में चेंज ला दिया और सभी लोग समानता और स्वतंत्रता, ये समानता और स्वतंत्रता कुल मिला के समाजवाद का ही पूरक है या समाजवाद के ही पर्याय हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समाजवाद की जो विचार है ये आता 1789 की फ्रांस की क्रांति से ही है। और फिर कुछ समाजवादियों ने कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब होता है सामूहिक यानी सबका, जब इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया तो वहीं से समाजवाद के विचार को हवा मिलना या फिर यूँ कह लो कि आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब इस दिशा के अंदर सबसे पहले जो विचारक थे या सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि समाजवाद कैसे काम करता है, तो एक रॉबर्ट ओवन हैं, इंग्लैंड के उद्योगपति हैं। उन्होंने अमेरिका, इंडियाना एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे न्यू हार्मोनी के नाम से एक ऐसा ही समुदाय बना दिया कि यहाँ पर हम सब ऐसे सामुदायिक निर्णय लेंगे और सभी लोगों के हितों की वो करेंगे और सब मेजोरिटी से काम करेंगे। यानी देखा जाए तो समाजवाद को कार्य रूप दे दिया। ऐसी फ्रांस के लुई ब्लांक थे, उन्होंने भी पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने पूंजीवाद, क्योंकि ये पूंजीवाद और पूंजीपतियों के कट्टर शत्रु थे, इसलिए इन्होंने इनका विकल्प समाजवाद को माना। ये चाहते थे कि जितने भी मजदूर हैं, देखो कार्ल मार्क्स का विचार था कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा है और शोषण कर रहे हैं पूंजीवाद या पूंजीपति, इसलिए मजदूरों को एक होकर सत्ता को हथिया लेना चाहिए और समाजवाद विचार अपने देश में ले लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। अब ये समाजवाद यूरोप में कैसे दिखा, तो बच्चों ये अलग अलग संस्थाएं बनने लगी। जब लोगों को समाजवाद का मतलब समझ में आया तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाने लगी। जैसे समाजवादियों की एक बहुत बड़ी संस्था थी जिसको द्वितीय इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं। ये बच्चों मैं इसकी आपको डेट बता देता हूँ कि ये कब बनी। ये 18 सेंचुरी के अंदर बनी थी, यूँ आप कह सकते हो 19 सेंचुरी के अंदर, यानी कुल मिला के पेरिस के अंदर के 1800 समथिंग में स्थापना हुई थी। और ये समाजवादी, जितने भी समाजवादी थे सब ने अपना एक संस्था बना ली थी कि भाई वर्ल्ड लेवल पे हम अपने विचार आगे पहुंचाए। ऐसे जर्मनी की एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये भी समाजवाद के विचारों को मानती थी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी, इन्होंने भी अपने समाजवाद के विचारों को बढ़ावा दिया।
और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। ये सभी समाजवादी पार्टियां थी जिन्होंने अपने अपने विचार को अपने देश में लेके आए। ऐसे ही रसिया के अंदर बच्चों एक पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ये बच्चों रसिया में स्थापित हुई 1898 में, और इन्होंने ही रसिया के अंदर समाजवाद का कॉन्सेप्ट बढ़ावा दिया या मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म इन यूरोप। कुछ वर्ड है या मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया। तो एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस कर लिया, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में बनी है, लेबर पार्टी ब्रिटेन में है, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। ये सब ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाया या अपने देश के अंदर समाजवादी विचारों को बढ़ावा दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर समाजवाद कैसे पनपा और कैसे बढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम डिस्कस करेंगे उन सभी थिंकर्स की, उन सभी विचारकों की जिनका हाथ समाजवाद को बढ़ावा देने में था। जैसे हमने आपको डिस्कस किया, सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन थे। रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 तक पीरियड है। इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी यानी सामूहिक समुदाय, एक सभी का एक जैसा समुदाय, यानी जिन्होंने समाजवाद को कार्य रूप दिया, ये रॉबर्ट ओवेन है। ये इंग्लैंड के एक उद्योगपति थे। नेक्स्ट बच्चों लुइस ब्लैंक फ्रेंच थिंकर थे, यानी जिन्होंने कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज यानी कोऑपरेटिव उद्यमों, सामूहिक उद्यमों के बारे में विचार दिया अपना। और इनको तो आप जानते ही होंगे बच्चों, ये है कार्ल मार्क्स। ये सबसे बड़े समाजवादी विचारक थे। इनके विचार इतने ज़्यादा प्रबल हुए कि इनके विचारों को इनका ही नाम मार्क्सिज्म कहने लगे। मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म कहने लगे। ये हमेशा इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है और समाजवाद यानी साम्यवाद को प्रभावी बनाया है। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस रखे हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हो अच्छे से। जैसे वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का कार्य करती है, समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स कौन थे, उदारवाद की विशेषता कौन सी है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, रेडिकल समूह की कौन सी विचारधाराएं हैं, द्वितीय इंटरनेशनल क्या थी, कहाँ पर इसका कार्यालय, कुछ ऐसे देशों के नाम लिखिए जहाँ समाजवादी विचारधारा है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं इन फ्यूचर में, और इनके आंसर्स इन सारी स्लाइड्स को देख के आप लिख भी सकते हैं। थैंक यू। मुझे आई होप कि आपको ये जो आज का वीडियो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।